नमस्ते प्यारे बच्चों, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सीएलसी द्वारा नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए निशुल्क टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट यानी कि 21 टेस्ट 01 के खंड 4 के हिंदी पोर्शन का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर मुख्यतः 4 अनुच्छेद होते हैं। तो चलते हम पहले अनुच्छेद के ऊपर। यह अनुच्छेद मुख्यतः शिक्षा के ऊपर केंद्रित है, जिसमें मनुष्य के लिए शिक्षा का क्या महत्व रहता है और साथ ही साथ मनुष्य केवल किताबी ज्ञान अर्जित न करके व्यवहारिक ज्ञान उसको कैसे अर्जित करना चाहिए और उसका उपयोग जीवन में कैसे करना चाहिए, इसी के आधारित यह अनुच्छेद है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस बात को भी ध्यान रखें कि जब नवोदय पेपर के अंदर अनुच्छेद आए तो कम से कम उसका 3 बार आप अध्ययन करें। ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ते ही आपको समझ में आ गया है और आप पहले फिर इसके उत्तर देने लग जाएं। तो कुछ उत्तर बौद्धिक स्तर के होते हैं और विकल्प में भी बौद्धिक स्तर के दे दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग आज इसका पठन करते हैं। तो पहले है, शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है। यह केवल किताबों को पढ़ने और परीक्षा में अंक लाने तक सीमित नहीं है। क्या कह रही है ये लाइन? ये लाइन कहते हैं वैसे मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। आधार का मतलब होता है यहाँ नींव या फिर आप बुनियाद कह सकते हो। लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि यह केवल किताबों को पढ़कर परीक्षा में केवल अच्छे अंक लाने तक ही सीमित नहीं है। तो क्या है इसका? बल्कि यह व्यक्ति के विचारों, संस्कारों और चरित्र का निर्माण करती है। ध्यान से देखिए, इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा है वो केवल किताबी ज्ञान अर्जित करके अच्छे अंक लाना ही ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसके साथ ही ये जरूरी है कि व्यक्ति के विचार, संस्कार और चरित्र का अच्छा निर्माण हो। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान ही वह ज्योति है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर ज्ञान ही वह ज्योति है। ज्योति का मतलब उजाला। वही ज्योति है जो क्या करती है? अज्ञानता को के अंधकार को, यानी यहां अज्ञानता है, इसको अंधकार बताया गया। इस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी सफलता का मार्ग बनाती है या का निर्माण करती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करता है, बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी अपना अमूल्य योगदान देता है। यानी अगर वो कोई व्यक्ति है, वो विचारों से, संस्कारों से और चरित्र से अच्छा है, तो वो केवल अपने ही परिवार में योगदान नहीं देगा, बल्कि उससे परे होकर या उससे बढ़कर समग्र पूरे देश के अंदर वो अपना अमूल्य योगदान देगा। तो इस लाइन में यह कहा गया है कि शिक्षित व्यक्ति अगर विचार, संस्कार या फिर चरित्र से इसका उपयोग है, वो केवल अपने ही परिवार में न करेगा, जबकि पूरे देश के अंदर करेगा और उसका जो महत्व है या उसका फायदा है संपूर्ण समाज या देश को मिलेगा। आज के आधुनिक युग में शिक्षा का अधिकार हर बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो बालक बचपन में परिश्रम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है, यानी बड़े ही मेहनत से वो विद्या ग्रहण यानी अर्जित करता है, तो उसका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होता है। क्या कहा गया है? अगर कोई व्यक्ति या फिर बालक के संदर्भ में बात की गई है कि परिश्रम पूर्वक विद्या ग्रहण करेगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, यानी प्रकाशमान, या फिर अपने जीवन के अच्छे पायदान पर या भविष्य के लिए और सुरक्षित होता है। शिक्षा हमें अनुशासन, सहिष्णुता और समाज में
सही तथा गलत के बीच अंतर करने की सीख देती है। यहाँ शिक्षा के महत्व को बताया गया है और वो हमारे जीवन में क्या काम करती है। एक तो अनुशासित जीवन जीने के लिए वो हमें सिखाती है और साथ ही सहिष्णुता यानी सहनशील या दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए और साथ ही समाज में सही क्या है और गलत क्या है इस चीज का हमें विशेष ध्यान या इस चीज का हमें विशेष भान होता है शिक्षा से। और इसलिए विद्या अर्जन को इसलिए विद्या अर्जन को जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। यानी मनुष्य अपने जीवन में विद्या का अर्जन इन हमने जो जितनी सी चीजें पढ़ी है इनके लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने जीवन में विचारों या संस्कारों या चरित्र निर्माण में कर सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को लेते हैं और प्रश्नों में इसमें टोटल 5 प्रश्न आते हैं अनुच्छेद के अंदर और कुल 4 अनुच्छेद आते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के पेपर के अंदर। तो हम लोग इस अनुच्छेद के अंदर ही ध्यान रहे, कोई भी प्रश्न अनुच्छेद से बाहर नहीं होता है और अनुच्छेद को सही तरीके से पढ़कर हम इसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा व्यक्ति में किसका निर्माण करती है? शिक्षा व्यक्ति में, देखिए कहां से मिलेगा ये, शिक्षा व्यक्ति में किसका निर्माण करती है? तो पहले ही आपको यहां दिया गया क्या, किताबों को पढ़ने का या परीक्षा में अंक लाने का या विचारों संस्कारों और चरित्र का या अज्ञानता के अंधकार का। तो यह देखो इस अनुच्छेद की इस लाइन के अंदर लिखा गया है कि यह केवल किताबों को पढ़ने और परीक्षा में अंक लाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या करती है, ये विचारों संस्कारों और चरित्र का निर्माण करने में भी क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सी, जो होगा विचारों संस्कारों और चरित्र का निर्माण करना। ये शिक्षा व्यक्ति के जीवन में इन चीजों का निर्माण करती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे के प्रश्न पर। चलिए, अनुच्छेद वही है, इसका दूसरा प्रश्न है कि अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर सफलता का मार्ग कौन प्रशस्त करता है? जीवन में अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है या अंधकार है उसको मिटाकर सफलता का मार्ग कौन प्रशस्त करता है या उसका कौन निर्माण करता है? तो यहाँ ये बताया गया है अनुच्छेद की दूसरी लाइन के अंदर, ज्ञान ही वह ज्योति है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर जीवन में सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका, जिसमें पूछा गया है कि ज्ञान की ज्योति, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आज का आधुनिक इतिहास, जो कि गलत है। समाज और देश, ये भी नहीं है इसका। शिक्षा का अधिकार, ये भी इसका नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार के अलावा, अनुच्छेद में बताया भी गया है, केवल अपने परिवार पर ही या फिर शिक्षित व्यक्ति है उसका फायदा केवल परिवार को नहीं मिलता है, जबकि समाज और पूरे देश को मिलता है। इसके आधार पर यह प्रश्न पूछा गया कि शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अमूल्य योगदान किस में देता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है, किताबों को पढ़ने में, सही और गलत के बीच अंतर करने में, अपने परिवार का नाम रोशन करने में, या फिर दे रखा है समाज और देश की प्रगति में। तो इसमें देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद के अंदर इस लाइन को कहाँ दिखाया गया है, या दिखाया गया, देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करता है, बल्कि समाज और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देता है। तो देखिए बच्चों, इसका सही उत्तर या जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, सॉरी डी,
समाज और देश की प्रगति में होगा इसका। चलिए अगला ऑप्शन, प्रश्न क्या कहता है? अनुच्छेद में जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य किसे माना गया है? वापस प्रश्न पढ़िए कि अनुच्छेद में जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य किसको माना गया है? तो इसमें आपको यह मिलेगा, इसमें देखिए कि विद्या अर्जन को जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। ये प्रश्न अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति में से पढ़ा है और स्पष्ट रूप से दिया गया है कि क्यों? क्योंकि शिक्षा हमें अनुशासन, सहिष्णुता और समाज में सही और गलत का अंतर करने की सीख देती है। इसी के आधार पर या इसीलिए शिक्षा अर्जन को मनुष्य का एक जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा कि विद्या अर्जन को या परिवार का नाम रोशन करने में या फिर परिश्रम पूर्वक कार्य करने में या अनुशासन और सहिष्णुता को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, विद्या अर्जन को। चलिए अब इन पांचवा या अंतिम प्रश्न है इस अनुच्छेद का, देखते हैं क्या पूछा गया है कि जो बालक बचपन में परिश्रम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है तो उसका भविष्य कैसा होता है। देखिए इस प्रश्न का हमें इस अनुच्छेद की इन पंक्तियों में दिया गया है कि जो बालक बचपन में परिश्रम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है उसका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होता है। इन दो शब्दों को हम लोग ध्यान से देखें और इनका ऑप्शन पर बात करें इनकी, तो जो बालक बचपन में परिश्रम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है उसका भविष्य कैसा होता है, तो ऑप्शन ए है आधुनिक और अमूल्य होगा। इसमें होगा नहीं ये, क्योंकि इसमें दो ही दे रखे, उज्जवल और सुरक्षित, तो ये ऑप्शन होगा नहीं आपके। फिर है पवित्र और महत्वपूर्ण, ये भी नहीं दे रखा है। फिर तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन, जो कि दे रखा है उज्जवल और सुरक्षित। और चौथा है अनुशासित और सहिष्णु, जिसके अंदर सी ऑप्शन आपके सही ऑप्शन होगा, जिसमें बताया गया है कि जो बालक बचपन में परिश्रम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है उसका जीवन या उसका भविष्य है वो उज्जवल और सुरक्षित होता है। तो सही ऑप्शन सी। चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अब अनुच्छेद नंबर 2, हालांकि कुल 4 अनुच्छेद होते हैं इसके अंदर, जिसमें आपने पहला अनुच्छेद पढ़ा और उसके ऊपर यह पढ़ा या उसमें यह जाना कि विद्या या फिर शिक्षा है वो मनुष्य के लिए, जीवन के लिए कितना जरूरी है, और साथ ही वो केवल परिवार तक ही सीमित नहीं होती है, उसका फायदा समाज और देश को मिलता है। और शिक्षा है जो केवल किताबी ज्ञान या फिर अच्छे अंक लाना यहां तक सीमित नहीं है, जबकि जीवन के अंदर संस्कार, चरित्र आदि जैसे गुणों का निर्माण करना। दूसरा अनुच्छेद है आपके, यह पेड़ पौधों के ऊपर है। पेड़ पौधों का पर्यावरण के अंदर क्या महत्व रहता है। नवोदय विद्यालय के अंदर प्रश्नों के अंदर या पेपर के अंदर इसी प्रकृति के पेपर और इसी प्रकृति के अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ विभिन्न विषयों से संबंधित, चाहे पर्यावरण से हो, चाहे जीवन के दूसरे किसी भाग या कहानी या फिर कोई कथा या इनके आधार पर, या दूसरी जिसमें हम समसामयिक ऐसे कोई मुद्दे हैं उनके ऊपर भी अनुच्छेद दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद है एक पेड़ पौधों के बारे में, जिसका पर्यावरण में क्या महत्व है, और इसके बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं हम लोग। चलिए, पेड़ पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम भी जानते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का कितना महत्व रहता है। हमें जो प्राणवायु मिलती है उसका हमारे लिए कितना पेड़ पौधे महत्व रखते हैं, और साथ ही साथ इससे पादप उत्पाद है या पेड़ पौधों के जो उत्पाद है वो भी हमें मिलते हैं, जिसका जिक्र अगली लाइन में किया गया है। वे हमें फल, फूल, लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं। औषधियां का मतलब होता है दवाइयां। औषधियां कहते हैं दवाइयां को, दवाइयां। आगे क्या कह रहे हैं, पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वेरी मोस्ट ध्यान रखना, इसमें आगे पूछा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं।
इसमें गैस कौन सी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें कौन सी देते हैं बदले में? ऑक्सीजन। गर्मी के प्रभाव को कम करने और वातावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक होते हैं। पेड़ पौधों का दूसरा जो काम है या कार्य है, वो क्या दिया गया है कि पेड़ पौधे होते हैं वो गर्मी के प्रभाव को कम करते हैं और साथ ही साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक यानी मददगार होते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती में पकड़े रखती हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब आंधी या फिर आंधी और जल से मिट्टी का कटाव या बहाव के साथ मिट्टी एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान तक जाती है तो उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। और जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं या सघन होते हैं तो मिट्टी होती है उनकी जड़ों के अंदर जकड़ी रहती है, जिससे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कम होता है। तो ये भी फायदा है पेड़ पौधों का, तो पकड़े रखती है, जिससे वर्षा के समय में मिट्टी का कटाव कम होता है। ये भी पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद है। इस तौर पर जंगल अनेक पशु पक्षियों का प्राकृतिक घर है। बिल्कुल सही बात है। जंगल में पशु पक्षियों का घर है यानी प्राकृतिक आवास है, यानी वो कुदरत से जंगली जीव होते हैं, वो जंगल में रहते हैं और उनका प्राकृतिक घर है जंगल है। और यदि पेड़ों की संख्या लगातार कम होती रही तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं कि जैसे गर्मी का प्रभाव कम होता है तो वहां गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। और फिर कहा कि मिट्टी का जो कटाव होता है वो कम होता है, तो यहाँ पेड़ पौधे कम होंगे तो मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होगा। और साथ ही जो वातावरण को स्वच्छता वाली बात थी कि पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, तो वो भी बात कम होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए पेड़ पौधों की संख्या घटेगी या पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो वायुमंडल के अंदर या परिवेश के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या ऐसी गैस है जिनका पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं तो वो भी कम होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे वैसे ही भोजन के अंदर काम में लेते हैं, तो इसका भी संतुलन बना रहता है। तो कहने का मतलब है अगर पेड़ पौधों की संख्या कम होगी या गिरेगी तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है, यानी असंतुलित हो सकता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी उचित देखभाल भी करनी चाहिए, यानी उनका संरक्षण या देख रेख करनी चाहिए। केवल पौधों को लगाना या केवल ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके उनको छोड़ना ही नहीं, जबकि अनुच्छेद में यह भी बात दी गई है कि उनकी देखभाल या देखरेख या उनका संरक्षण करना चाहिए। अगला लाइन में क्या कहा गया कि विद्यालयों और सार्वजनिक स्थान जो सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं उनको हम लोग सार्वजनिक स्थान कहते हैं। पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों को भी पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकता है। जागरूक यानी कि सचेत या किसी विषय के बारे में उनको सावचेत या सावधान कर सकते हैं हम लोग कि पेड़ पौधों के महत्व को की जानकारी देकर हमें उन्हें ये बता सकते हैं जीवन में ये हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। अगला आता है केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का आधार भी तैयार करते हैं। यानी पेड़ पौधे लगाना केवल मात्र प्रकृति की ही या कुदरत की सुंदरता नहीं है, जबकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनका जीवन है या उनका भविष्य है वो सुरक्षित और जीवन का आधार यानी उसकी नींव रखना भी होता है। तो ये अनुच्छेद हमने पढ़ा है और इसके बारे में ये जाना है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी है। परिवेश में अगर इनकी संख्या नियमित है या फिर संतुलित रहे तो पर्यावरण के लिए या परिवेश के लिए अच्छा है, और अगर ये इनकी संख्या कम होती गई तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है। तो आइए इसके ऊपर अगले जो 5 प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को हम बारी बारी से देखते हैं। इस अनुच्छेद के अंदर पहला प्रश्न पूछा गया है जो इसका 67 नंबर प्रश्न है। आपके भी पेपर का जो चौथा खंड है भाषा परीक्षण,
उस भाषा परीक्षण का जो दूसरा अनुच्छेद है उसका जो 67 नंबर प्रश्न है वही यहाँ ये प्रश्न दिया गया है। क्योंकि इसका पेपर सॉल्यूशन में इसका खंड अलग से दिखाया जाता है, मानसिक योग्यता का आपको खंड अलग से वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन कराया जाता है, गणित का और साथ में ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन का भी अलग से सारों का विषयों का या पोर्शन का अलग अलग कराया जाता है। तो इसमें हम भाषा परीक्षण जो है हमारा वो खंड 4 में आता है, जिसके प्रश्नों की संख्या 61 से लेकर 80 तक कुल 20 प्रश्न रहते हैं हमारे। और जो सारे 20 प्रश्न होते हैं वो 4 अनुच्छेदों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद के अंदर कुल 5 प्रश्न होते हैं। तो हमारा दूसरा जो अनुच्छेद है इसका पहला प्रश्न आइए देखते हैं क्या कहता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी की किस प्रकार सहायता करती है। हमने अनुच्छेद के अंदर ये जाना है कि पेड़ पौधे मिट्टी को या मृदा को अपनी जड़ों में जकड़े रखती है, यानी पकड़ कर रखती है, जिससे मिट्टी का जो कटाव है वो न हो या बहुत कम हो। तो क्या कहता है आगे के ये प्रश्न और इनके ऑप्शन कि मिट्टी को गर्म करती है, बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं, मिट्टी को गर्म नहीं करती ये। हाँ, इसके अंदर बात जरूर हुई है कि वो ये है कि गर्मी के प्रभाव को कम करते हैं पेड़ पौधे, जबकि मृदा के संदर्भ में या मिट्टी के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आगे का पूछे मिट्टी के कटाव को कम करती है, ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ें होती है मिट्टी के प्रभाव को कम करती है, बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है मिट्टी को सुखा देती है, ये भी नहीं दे रखा है। फिर मिट्टी का रंग बदलती है, ये भी नहीं दे रखा है। देखिए ये अनुच्छेद के अंदर कहाँ है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमें ये प्रश्न अनुच्छेद के किस जगह से या किस पंक्ति में से पढ़ा है। तो ये यहाँ इसका स्पष्ट कह रखा है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती है, जिससे वर्षा के समय मिट्टी का कटाव कम होता है। और यही प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को किस प्रकार सहायता करती है। तो सही ऑप्शन होगा बी, मिट्टी के कटाव को कम करती है। कौन? पेड़ों की जड़ें या पेड़ पौधों की जड़ें। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अनुच्छेद के अनुसार जंगल किसके प्राकृतिक घर है। देखिए यहाँ पेड़ पौधों के साथ जीव जंतुओं या जानवरों के बारे में भी बात हुई है, और यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि जंगल है वो अनेक पशु पक्षियों का प्राकृतिक घर है। यानी जंगल को किसका प्राकृतिक घर इस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यहाँ हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पशु पक्षियों को इस अनुच्छेद में पशु पक्षियों के प्राकृतिक घर के तौर पर जंगल को दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर है वो है आपके केवल मनुष्यों का, ये नहीं है, केवल पेड़ों का, ये भी नहीं बताया गया है, पशु और पक्षियों के, ठीक है, पशु और पक्षियों के दोनों के दिखाए गए हैं, केवल किसानों के, ये नहीं है। तो तीनों ही ऑप्शन बाकी के गलत हैं, केवल सी ऑप्शन है वो सही है। चलें अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेड़ों से हमें कौन सा लाभ नहीं होता है। क्योंकि इस अनुच्छेद के अंदर पेड़ पौधों के महत्व और साथ ही इससे होने वाले लाभ या फिर फायदों को बताया गया है। तो इसके अंदर इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हम इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें एक जो फायदा है वो नहीं है, बाकी 3 लाभ दिखा रखे, उनको हम अलग करके इस प्रश्न को सही करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में स्पष्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से हमें कौन सा लाभ नहीं होता है, पेड़ों से कौन सा लाभ नहीं होता है। फल फूल लकड़ी और औषधियां प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है। पहली पंक्ति में कहा गया है कि फल फूल लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं पेड़ पौधे, तो ये तो होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि अगला ऑप्शन में दिखाया है कि वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन में इसका स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गर्मी के प्रभाव को कम करते हैं और साथ ही साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में पेड़ पौधे सहायक होते हैं, तो ये भी लाभ के अंदर आता है। फिर अगला आता है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, बिल्कुल मिलती है, क्योंकि इसका पर्यावरण के संतुलन में बहुत महत्व है। हमने ये भी बात पढ़ी थी अनुच्छेद के अंदर कि अगर इसका पेड़ पौधों की संख्या है वो लगातार गिरती रही
तो संतुलन बिगड़ सकता है। और लास्ट ऑप्शन में दे रखा है पेड़ गर्मी के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता करते हैं। यहां से इस ऑप्शन को हम लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रखी है कि पेड़ गर्मी के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गर्मी के प्रभाव को कम करने, पेड़ पौधे गर्मी के प्रभाव को कम करते हैं, जबकि इस ऑप्शन के अंदर पेड़ गर्मी के प्रभाव को बढ़ाने में सहायता करते हैं, ऐसा कहा गया, जो कि लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी है। और पूछा भी गया है कि कौन सा लाभ नहीं है, तो हमें ये लाभ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस अनुच्छेद का। जो पांचवा प्रश्न इस दूसरे अनुच्छेद का लास्ट प्रश्न है और आपके पेपर का 70 नंबर प्रश्न है, जो पूछा गया है कि पेड़ प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए रेखांकित शब्द दिया गया है सुंदरता, सुंदरता। वाक्य हमें दे दिया गया है कि पेड़ प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। इसमें सुंदरता शब्द है उसको रेखांकित कर दिया गया है और पूछा गया है कि ये शब्द है, रेखांकित शब्द है, वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। इसका मतलब ये है कि ये शब्द है क्या संज्ञा शब्द है या फिर सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है या फिर आपके क्रिया शब्द है, सर्वनाम या क्रिया शब्द या क्रिया विशेषण या विशेषण, यानी कि इनमें से ये रेखांकित शब्द सुंदरता है, ये किस प्रकार का शब्द है। चलिए, तो सुंदरता शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। और ये भाववाचक संज्ञा शब्द हमने जब पढ़े थे तो इसमें ये बताया गया था कि कुछ भाववाचक संज्ञा होती है वो आपके विशेषण से बनती है। तो सुंदर विशेषण है और इसके अंदर ता प्रत्यय लगने से ये सुंदरता बन गया है, जो भाववाचक भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो इसका सर्वनाम ये गलत है और क्रिया ये भी इसका गलत ऑप्शन है और संज्ञा बिल्कुल भाववाचक संज्ञा शब्द है ये। और अगला आपका आता है क्रिया विशेषण, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा वो संज्ञा शब्द है ये। चलिए अगला अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद आपके एक कुछ कहानी के बारे में कहा गया है कि एक दिन विद्यालय के कुछ विद्यार्थी अपने विज्ञान के शिक्षक के साथ एक प्राचीन किले को देखने गए। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, क्या होता है पुराना, प्राचीन पुराना। तो विद्यालय के बच्चे हैं जो विज्ञान के शिक्षक के साथ प्राचीन यानी पुराने किले को देखने गए। किला शहर से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर बना था। पहाड़ी यानी कि पर्वत, चलिए आगे। वहां पहुंचने के लिए उन्हें पत्थरों से बनी संकरी सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ा। यहां संकरी का मतलब होता है बहुत कम चौड़ाई वाली, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि तंग रास्ता, तंग रास्ता। तो सीढ़ियां बहुत संकरी थी और किले की ऊंचाई दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियां थी। किले की ऊंची दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियां भी थी जहां से आसपास का दृश्य दिखाई देता था। यानी इस किले की ये विशेषता बताई गई है कि किले तक पहुंचने के लिए, किला शहर से वहां पहुंचने के लिए पत्थरों की संकरी सीढ़ियां थी और साथ ही किले की ऊंची दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियां थी। और आगे कहा गया है, शिक्षक ने बताया कि बहुत समय पहले सैनिक इन खिड़कियों से आने जाने वाले लोगों और घुड़सवारों पर नजर रखते थे। यानी अनुच्छेद के अंदर
जो ये खिड़कियां हैं या फिर उनका या क्या उपयोग होता था प्राचीन समय में, वो बताया गया है कि एक तो पहले सैनिक के आने जाने से, सैनिक इन खिड़कियों से आने जाने वालों को, लोगों को, और घुड़सवारों, जो घोड़े पर सवार लोग होते थे, उन पर नजर यानी दृष्टि रखते थे। अगला आता है, किले के बीच एक बड़ा आंगन था जहां सैनिकों की सभा होती थी। किले के बीच में एक बहुत बड़ा आंगन था जहां सैनिकों की सभा होती थी। एक कोने में पत्थर का पुराना कुआं भी था। विद्यार्थियों ने वहां टूटी तलवार, मिट्टी के बर्तन और लोहे की वस्तुएं देखी। यानी कि प्राचीन जो वस्तुएं होती है वो किलों के संग्रहालय में होती है, जो वहां विद्यार्थियों ने देखी। शिक्षक ने बताया कि इन वस्तुओं से उस समय के लोगों के जीवन और कला की जानकारी मिलती है। यानी इन पुरानी वस्तुओं या प्राचीन जो वस्तुएं थी, इनके बारे में हम लोग देखकर ये जान सकते हैं कि पहले या उस समय के लोग किस प्रकार के वस्तुएं उपयोग में लाते थे, और उनका जीवन और उनके जीवन से संबंधित बातों को समझ सकते हैं। तो अगला इसमें पूछा गया है कि इस यात्रा से विद्यार्थियों को इतिहास को पुस्तकों के साथ पुराने स्थानों और वस्तुओं के माध्यम से समझने का अवसर मिला। अवसर का मतलब होता है मौका। यानी ये जो यात्रा थी किले की, इस दौरान विद्यार्थियों को यानी कि इतिहास यानी कि पुराने समय या इतिहास से संबंधित पुस्तकों के साथ साथ पुराने स्थानों के बारे में और पुरानी वस्तुओं के बारे में भी जानकारी मिली। और इसी अनुच्छेद के आधार पर जो आगे के प्रश्न दिए गए उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न इस अनुच्छेद का और आपके पेपर का 71वां प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थी पुराने किलों को देखने किसके साथ गए थे। तो पहली लाइन में आपको दे रखा है कि कुछ विद्यार्थी अपने विज्ञान शिक्षक के साथ किले को देखने गए थे। तो विज्ञान शिक्षक के साथ बिल्कुल सही ऑप्शन है, और सैनिकों के साथ नहीं है, घुड़सवारों के साथ ये भी नहीं है, किले के लोगों के साथ ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ए होगा, विज्ञान के शिक्षक के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किला कहाँ बना हुआ। किले की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। तो अनुच्छेद के अंदर ये यहाँ स्पष्ट रूप लिखा है कि किला शहर की एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। तो सही ऑप्शन होगा इसका कि शहर के बीच ये नहीं होगा, पुराने कुएं के पास ये भी नहीं होगा, और आपके बड़े आंगन में ये भी नहीं होगा। तो ऊंची पहाड़ी पर सही ऑप्शन है डी, जो कि बता रहा है कि किला कहाँ था, ऊंची पहाड़ी पर था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सैनिक खिड़कियों से किन पर नजर रखते हैं। यानी कि जो खिड़कियों का उपयोग है वो सैनिक किसके लिए करते थे। तो स्पष्ट रूप से आपके लिखा हुआ है कि सैनिक इन खिड़कियों से आने जाने वाले लोगों और घुड़सवारों पर नजर यानी दृष्टि रखते थे। तो विद्यार्थियों और शिक्षकों पर ये नहीं है इसका ऑप्शन सही। लोगों और घुड़सवारों पर बिल्कुल सही है, जो कि अनुच्छेद के अंदर बताया गया है कि खिड़कियों का उपयोग सैनिक है वो आने जाने वाले लोगों और घुड़सवारों पर नजर बनाए रखने के लिए करते थे, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है सही ऑप्शन है। और सैनिक और घुड़सवारों पर कलाकारों पर यह भी नहीं है, और किसानों और मजदूरों पर यह भी नहीं है। तो ऑप्शन है आपका सही है बी। अगले प्रश्न को लेकर चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से नवीन शब्द देखा है, नवीन शब्द का विलोम पूछा गया है कि कौन सा है। तो इस अनुच्छेद में बिल्कुल इस शब्द का विलोम प्रयुक्त हुआ है। नवीन का मतलब होता है नया, और इसका विलोम होगा पुराना। तो इस पुराना के लिए जो अनुच्छेद के अंदर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्राचीन शब्द हम लोग देख सकते हैं कि एक प्राचीन किले यानी पुराने किले को देखने गए थे, और इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है सही ऑप्शन प्राचीन। नया तो नवीन का समानार्थी हो गया, यानी कि इसका अर्थ हो गया।
और आधुनिक भी नहीं है और वर्तमान भी नहीं है, ये समय से संबंधित है और ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन सही है विकल्प आपका ए ऑप्शन प्राचीन। अगला अनुच्छेद आता है तीसरा अनुच्छेद, नहीं इसका लास्ट प्रश्न है जो पूछ रहे हैं कि पुरानी वस्तुओं से किसके जीवन और कला की जानकारी मिलती है। अनुच्छेद के अंदर जो विद्यार्थियों ने पुरानी वस्तुओं को देखा, क्या देखा कि टूटी तलवार, मिट्टी के बर्तन और लोहे के वस्तुएं, तो उनसे विद्यार्थियों को किसकी जानकारी मिली, किसके बारे में मिली। तो ए ऑप्शन है आपका जो बताया गया है प्राचीन समय के लोगों की, ठीक है। यहां लास्ट में दे भी रखा है कि उस जीवन के लोगों के समय के लोगों के उस समय के लोगों के जीवन और कला की जानकारी मिलती। केवल सैनिकों की नहीं, प्राचीन काल के लोगों की, हाँ यहां दे रखा है, सॉरी वर्तमान दे रखा है, जो कि सही नहीं है। यहां ये ध्यान रखें, देखिए वापस इनको देखते हैं, वापस फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि पुरानी वस्तुओं से किसके जीवन और कला की जानकारी मिलती है। तो यहाँ प्राचीन काल के लोगों की जानकारी मिलती है कि वो किस प्रकार से वस्तुओं का उपयोग या किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे। यहाँ वर्तमान है, वर्तमान की नई बात हो रही है और केवल सैनिक और केवल विद्यार्थियों की नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका है सी। चलिए लास्ट हमारा अनुच्छेद है, अंतिम अनुच्छेद है जो दे रखा है एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जो रंग बिरंगे पक्षी है, बसेरे या फिर घोंसले किस प्रकार बनाते हैं और उनका जो विद्यार्थी या छोटे बच्चों के द्वारा उन्हें किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं या फिर सुरक्षित कर सकते हैं, इसके आधार पर एक अनुच्छेद है। चलो पढ़ते हैं इसको। गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर हर वर्ष रंग बिरंगे पक्षी आकर अपना बसेरा बनाते थे। बसेरा मतलब घोंसला या फिर जहां आकर बसते थे। तो सर्दियों के दिनों में दूर दूर से आने वाले इन पक्षियों को देखने के लिए लोग सुबह सुबह वहां पहुंचते थे। यानी उस पहाड़ी के ऊपर रंग बिरंगे पक्षियों को देखने के लिए लोग वहां पहुंचते थे। एक बार गांव के बच्चों ने देखा कि कुछ लोग पक्षियों के घोंसलों के पास कूड़ा फेंक रहे हैं। कूड़ा मतलब जो कचरा होता है या फिर जो बेकार की चीजें होती है उनको पक्षियों के घोंसलों के पास फेंक रहे हैं, जिससे वहां की आसपास का माहौल या फिर गंदगी फैलती है। तो वो किसने देखा? गांव के बच्चों ने देखा कि लोग होते हैं वो पक्षियों के घोंसलों के पास कूड़ा या कचरा फेंक रहे। बच्चों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और समझाया कि पक्षियों का सुरक्षित रहना भी हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है। यानी बच्चों ने उन लोगों को ये जागरूक किया कि पक्षी हमारे लिए और पर्यावरण के लिए कितने आवश्यक है और कितना महत्व रखते हैं, तो इसके बारे में और उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गांव के लोगों की सहायता से उन बच्चों ने गांव के लोगों की सहायता से उस स्थान की सफाई की और वहां एक सूचना पट भी लगा दिया। सूचना पट एक ऐसा पट होता है जिसके ऊपर वांछित सूचनाएं दी जाती है। जैसे हम लोग कहीं बाजार में इधर उधर जाते हैं तो कहते हैं यहाँ नो पार्किंग है, यानी यहाँ गाड़ी वगैरह नहीं खड़ी करनी है, यहाँ कचरा ना फैलाए, ऐसे एक सूचना पट लगा दिया। कुछ दिनों बाद पक्षियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी कुछ बाद जब स्वच्छता वहां हुई और पक्षियों को उचित परिवेश मिला जिससे पक्षी बढ़ने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। बच्चों के इस छोटे से प्रयास, यानी मान सकते हैं इस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है कि बच्चों के इस प्रयास से गांव के लोगों में भी प्रकृति के प्रति एक जागरूकता बढ़ी। जागरूकता का मतलब ये होता है किसी विषय या वस्तु के प्रति हम सचेत होते हैं या सावधान होते हैं, उस स्थिति को या उस भावना को हम जागरूकता कहते हैं। अगला है, अब सभी लोग उस स्थान को स्वच्छ रखते थे
और पक्षियों को परेशान नहीं करते थे। यानी लोगों में ये भावना भी आई कि पक्षी है वो हमारे लिए और पर्यावरण या परिवेश के लिए कितने बहुत जरूरी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पक्षियों के प्रति उन छोटे बच्चों ने पूरे गांव के लोगों को समझाकर और जागरूक करके उनके प्रति, पक्षियों के प्रति सकारात्मक रवैया उत्पन्न किया। बच्चों ने समझा कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर भी प्रकृति की रक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल इस अनुच्छेद के अंदर यही बात की गई कि जिस प्रकार लोग पक्षियों के घोंसलों के आसपास कूड़ा या फिर कचरा डालते थे और इसके बाद में पक्षियों की संख्या अगर ऐसा ही चलता रहता तो एक दिन जरूर कम होती, लेकिन बच्चों के छोटे से प्रयास ने उन्हें पक्षियों के प्रति सचेत किया, या पक्षियों का परिवेश और हमारे जीवन में कितना महत्व है उसके प्रति जागरूक किया, और धीरे धीरे पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी और एक छोटा सा प्रयास प्रकृति के लिए एक रक्षा या संरक्षण के लिए बड़ा उदाहरण है। चलिए इसके प्रश्न करते हैं। पक्षी हर वर्ष कहाँ अपना बसेरा या फिर घोंसला बनाते हैं? तो इसके अंदर ए ऑप्शन में दे रखा है गांव के पास की पहाड़ी पर, और अगला ऑप्शन दे रखा बी ऑप्शन है गांव के विद्यालय में, जो कि नहीं है। सी है सूचना पट के पास, ये भी नहीं है। गांव के बाजार में, ये भी नहीं है। और पहली लाइन में लिखा हुआ है गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर हर वर्ष रंग बिरंगे पक्षी आकर अपना बसेरा बनाते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोग पक्षियों को देखने के लिए कब वहां पहुंचते थे? यानी इस पहाड़ी के पास या पहाड़ी पर लोग पक्षियों को देखने कब पहुंचते थे? तो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ सुबह सुबह वहां पहुंचते थे। तो दोपहर में गलत है, शाम को ये भी गलत है, रात को ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा डी, जो सुबह सुबह लोग वहां उन पक्षियों को देखने जाते थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर। वो ये कह रहा है कि बच्चों ने लोगों को किस प्रकार से रोका, किस कार्य से रोका? यानी बच्चों ने गांव के लोगों को किस काम को करने से रोका? अनुच्छेद में हमने ये पढ़ा था कि जब गांव के लोग उस घोंसलों के पास या फिर पक्षियों के रहने की जगह पर कूड़ा वगैरह डालते थे, तो उनको बच्चों ने उस पक्षियों के महत्व को बताते हुए उनको ये कार्य करने से रोका। तो पक्षियों को देखने से ये गलत है, क्योंकि पक्षियों को देखने से रोका नहीं। घोंसलों के पास कूड़ा फेंकने से बिल्कुल हाँ, पक्षियों के घोंसलों के पास कूड़ा फेंकने से बच्चों ने समझाइश करके या उनको जागरूक करके रोका था। पहाड़ी पर जाने से ये भी नहीं है, और सूचना पट लगाने से ये भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, घोंसलों के पास कूड़ा फेंकने से रोका। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपके अनुच्छेद का, जो बच्चों के प्रयास से गांव के लोगों में किस प्रकार की भावना का विकास हुआ? यही इस अनुच्छेद से हम लोग समझ सकते हैं, या अनुच्छेद ये हमें इसी भावना को विकसित करते हुए इस प्रश्न पत्र के अंदर दिया गया है कि हम लोग पक्षियों के प्रति या प्रकृति के प्रति कितने सजग या संवेदनशील हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप भी बच्चों देखते हो कि आजकल विभिन्न प्रकार के अभियान भी चलाए जाते हैं पक्षियों को बचाने के लिए, पक्षियों को परिंदा लगाने के लिए, चुग्गा दाना देने के लिए। तो परिवेश में हर जीव का होना बहुत जरूरी रहता है। तो इस प्रश्न को समझिए कि बच्चों ने जो प्रयास किया वो किस भावना का विकास हुआ गांव वालों में या गांव के लोगों में? तो प्रकृति के प्रति जागरूकता, बिल्कुल अच्छी बात है, और ऑप्शन भी सही है अपना। लेकिन पक्षियों के प्रति भय का ये नहीं है, ये नकारात्मक है। यानी ऐसी भावना का कोई इस अनुच्छेद में जिक्र नहीं किया गया है कि पक्षियों के प्रति भय की भावना विकसित हो। अगला देखा रखा है पहाड़ी के प्रति उदासीनता, ये भी नहीं है। और सफाई के प्रति अरुचि, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि सफाई के प्रति रुचि विकसित करने के लिए ही बच्चों ने वहाँ के लोगों को पक्षियों का पर्यावरण या हमारे जीवन में क्या महत्व रहता है यही इसके बारे में समझाया था। तो अरुचि तो थी नहीं, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो प्रकृति के प्रति जागरूक करने का
की भावना का विकास करवाया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, अनुच्छेद 4 का, जो ये बता रहा है, क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद में एक प्रयुक्त किस शब्द का अर्थ किसी विषय के प्रति सचेत या सावधान होने की भावना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों के अंदर अनुच्छेद के कोई चार शब्द है वो आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। जैसे बसेरा शब्द आया हुआ है, देखो यहाँ ये पढ़ा, और फिर योगदान, ये भी शब्द यहाँ आया हुआ है इस लाइन के अंदर, और इसके बाद में प्रयास, ये भी शब्द आपके इस लाइन में आपको मिलेगा। जैसे पक्षियों को छोटे छोटे प्रयास, ये पढ़ा आपके। तो इस प्रकार ये चारों ही शब्द आपके अनुच्छेद से उठाए जाते हैं। ये विशेष गौर करने या ध्यान देने की बात है कि फिर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन से शब्द का अर्थ है वो किसी विषय के प्रति सचेत या सावधान करने के लिए इस अनुच्छेद के अंदर उपयोग में लिया गया है। तो हम लोग समझ सकते हैं किसी विषय के प्रति सचेत या सावधान होना, ये जागरूकता जो शब्द है वो सही है इसका, क्योंकि बसेरा का मतलब होता है कहीं बसना, या फिर यहाँ इसके चिड़ियों के या पक्षियों के बसने या घोंसलों से संबंधित लिया गया है। योगदान का मतलब ये उसमें क्या भूमिका रहती है उसके संदर्भ में होता है। प्रयास का मतलब कोशिश इससे होता है, जबकि जागरूकता का अर्थ अनुच्छेद के अंदर किसी विषय के प्रति सचेत या सावधान होने के बारे में लिया गया। और हम जानते भी हैं, यहाँ भी देखो किस विषय के प्रति, पक्षियों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि उन बच्चों ने गांव के लोगों को पक्षियों के प्रति उनकी महत्व के प्रति जागरूक किया। तो इस प्रकार आपके ये चारों ही अनुच्छेद और उसके 5-5 प्रश्न, कुल 20 प्रश्न आज हमने सॉल्व किए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सीएलसी जो टेस्ट सीरीज लेकर आई है ये पूर्णतया निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 5 इकाई टेस्ट मिलेंगे, जिसका ये पहला टेस्ट था जहाँ आज हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी के 4 इकाई टेस्ट और टोटल 15 अन्य जो पूर्ण सिलेबस आधारित या पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित जो आपको नवोदय की ऑन सीट वहाँ मिलते हैं, उसी की तर्ज पर, उसी के टोटली हम कह सकते हैं कि पैटर्न के अनुसार 15 टेस्ट मिलेंगे। इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज कुल 20 निःशुल्क टेस्टों की रहेगी। और आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक, आप जैसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक पहुंचाएं और घर बैठे इस टेस्ट सीरीज और इसके वीडियोज जो सॉल्यूशन में दिए जा रहे हैं उन सबका घर बैठे ये सबको प्राप्त कर सकते हैं, और ये पूर्णतया निःशुल्क है। धन्यवाद।